आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है इन तीनों में से एक है, वो क्या है? वो है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इनको आपको समझना बहुत जरूरी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको सिर्फ क्या जानना की जरूरत है। अब अगर आता है क्यूब के ऊपर क्वेश्चन, तो अगर कोन के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या होगा? कोन का वॉल्यूम आपको पता होगा। जब कभी भी स्फीयर का क्वेश्चन आएगा तो वॉल्यूम से रिलेटेड ही आएगा। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी y है जो कि x पर डिपेंड करती है, तो y का x के रिस्पेक्ट में जो चेंज है वो कितनी तेजी से हो रहा है, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये हम फाइंड कर सकते हैं डिफरेंशिएशन से, यानी कि dy/dx से ये फाइंड कर सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर, यानी कि आज का इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर आपको 5 ब्रांचेस मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन सी हैं? उसके अंदर आपको सबसे पहले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मिलेगा। दूसरा यहाँ पर क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। तीसरा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, और उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल, और फिर है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इसमें से आपके सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है? तो पढ़ना आपको सिर्फ ये तीनों है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और फंक्शन, और यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा। इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होंगे? क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है इन तीनों में से एक है, वो क्या है? वो है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले इसका बेसिक जानेंगे, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और बोर्ड में आए हुए जो PYQs है उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को अच्छे से देखना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पूरा ही इस एक लेक्चर में कंप्लीट हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इस वाले लेक्चर को ध्यान से देखना। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज होता क्या है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को पहली बार समझना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के अंदर हम बात किसकी करते हैं, तो देखो यहाँ पर पहली बात तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की है। तो जाहिर सी बात है, इसके अंदर डेरिवेटिव आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में अगर आपको एक एग्जांपल बताते हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल तो आपके पास एक बलून का ले लो आप। ठीक है, कि अगर किसी बलून में जब हवा भरी जाती है, ठीक है, देन वो बलून क्या होता है? बढ़ता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो उसकी रेडियस में जब इंक्रीमेंट होता है, यानी कि जब उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, बलून के साथ यही होता है ना, जब उसमें हवा भरते हैं तो उसकी रेडियस बढ़ती है, और रेडियस के साथ उसका क्या होता है? वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया आपके पास। और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा देखो, जैसे कि मान लो अगर ये कोई लाइट पोल है और यहाँ पर कोई आदमी है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? लाइट पोल से दूर जा रहा है, तो उसकी यहाँ कहीं पर क्या होगी? शैडो बन रही होगी। ठीक है, ये लाइट पोल है और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और ये क्या हो रहा है? इससे दूर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है? इसकी शैडो आ रही होगी। ठीक है, जितना ही ये दूर जाएगा उतनी इसकी शैडो क्या होगी? लेंदी, यानी कि लंबी होती चली जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये खुद भी एक बार एक्सपीरियंस किया होगा कई बार, कि लाइट पोल से जितना आप दूर जाओगे तो आपकी जो शैडो की लेंथ है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि अगर आप किसी सिलेंड्रिकल ग्लास में, ठीक है, ग्लास कोई भी ले लो, सिलेंड्रिकल हो या फिर हेक्सागोनल ग्लास हो, ठीक है, इसके अंदर पानी भरोगे, देन क्या होगा? इसका वॉल्यूम जो है धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये तीनों एग्जाम्पल जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के लिए है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे ध्यान से, तो जब बलून बड़ा हो रहा था, यानी कि उसकी रेडियस बढ़ रही थी, तो उसके वॉल्यूम में भी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर किसी एक क्वांटिटी में चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उससे जुड़ी दूसरी क्वांटिटीज भी अपने आप बढ़ने लगेगी। ठीक है, अगर आप बलून की रेडियस बढ़ाओगे तो वॉल्यूम अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का बेसिक एग्जांपल, जो अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो, मान लो कि अगर कोई गाड़ी, जैसे गाड़ी चल रही है रोड पे, ठीक है, वो ये गाड़ी चल रही है और ये गाड़ी यहाँ पर क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लो चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कि ये गाड़ी 1 घंटे में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, अगर इसी की हम बात करते हैं, हर घंटे क्या होगा? इसका जो डिस्टेंस है वो हर घंटे के हिसाब से चेंज होगा, है ना। कि मान लो अगले ही 5 मिनट में इसकी डिस्टेंस 30 की जगह 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसका मतलब क्या है? इसकी जो डिस्टेंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि 40 किलोमीटर ये जाएगी 1 घंटे में। मतलब क्या है? ये तो डिस्टेंस है और ये क्या है? टाइम। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर
डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इसी पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब एक बात जानो, किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दी गई है, इसका मतलब क्या, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दिया गया। किसका डेरिवेटिव दिया गया, डिस्टेंस का, ठीक है। अगर हमसे कहा गया है कि स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस, अगर मान लो ये s जो है 30 किलोमीटर हो, तो ds बाय dt का जो वैल्यू है वो होगा हमारे पास 30। समझ में आ रहा है, मतलब क्या है, डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है ना। तो यहाँ पर ये होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का। जब भी आपको किसी का भी रेट ऑफ चेंज दिया हो, मतलब क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में दिया जाएगा वो उसके रिस्पेक्ट में ही उसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। जैसे हमने अभी आपको यहाँ पर बताया कि जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दिया गया है आपको, है ना। इस तरीके से होता है। अगर मान लो हम बात करते हैं कि कोई क्यूब है, ठीक है, क्यूब आप जानते हो ना, इस तरीके का। अगर ये कोई क्यूब है, क्यूब के क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है। अगर कोई क्यूब है, इसकी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर इंक्रीज हो रही है, बड़ी हो रही है। अगर एक साइड बड़ी हो तो सारी साइड बड़ी होगी, तो इसकी साइडें सारी सारी बढ़ती जाएंगी, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो भी तो बढ़ता जाएगा, है ना। तो अगर इसकी साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, हम मान लेते हैं कि जो इसकी साइड है वो है x, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड का मतलब टाइम है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है ना। इसका मतलब क्या है, हमने माना किसकी साइड जो है वो है x, तो dx बाय dt का वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है क्या, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से ये वाली बात आप समझ पा रहे होगे कि हमने मान लिया कि इसकी साइड क्या है, x है, तो इसकी जो साइड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकंड में कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आपको दिया गया dx बाय dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम अगर आपसे पूछें कि जब इसकी साइड 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, अभी ये 5 सेंटीमीटर से बढ़ रही है, तो जब इसकी साइड क्या होगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, देन उस पॉइंट पर, ठीक है, जब इसकी साइड जो है वो क्या हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो उस पॉइंट पर वॉल्यूम, उस टाइम पर अगर हम पूछे आपसे चेंज इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में कितनी स्पीड से बदलाव हो रहा था, वो आपको अगर बताना है, तो इसका मतलब है कि आप वहां पर dv बाई dt फाइंड करोगे, ठीक है। अगर हमने पूछा कि इस क्यूब की जब साइड 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो उस पॉइंट पर, उस टाइम पर इसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट से बढ़ रहा होगा, क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाएगा, किस रेट से बढ़ रहा होगा। तो उसका मतलब यही है, जब भी आप किसी का भी रेट फाइंड करना है, तो उसके रिस्पेक्ट में, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ही बढ़ रहा था, तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही बढ़ेगा, यानी कि आपको dv बाई dt फाइंड करना होगा, ठीक है। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, यानी कि x का क्यूब, ये हो गया। अब चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करने का मतलब क्या है, हमको किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम इन बोथ साइड। तो यहाँ पर लिखोगे dv बाय dt, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है x क्यूब, तो सबसे पहले जैसे हम लोग y का डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही x कर दो। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पर x क्यूब है ना, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं रहे, कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका x का भी डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dx बाय dt, dx बाय dt। जैसा हम लोग चेन रूल के अंदर पढ़ते थे कि अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तो उस फंक्शन को x मान लेते थे और बाद में वापस उसका डिफरेंशिएशन करते थे, तो वैसे यहाँ पे हो रहा है। हमने मान लिया कि ये x है, जो कि ये मतलब t के फॉर्म में माना, इसका डिफरेंशिएशन किया और वापस इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है। अब हमको dv बाई dt फाइंड करना था। x का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना। dx बाई dt का वैल्यू आपके पास 5 है। दोनों को यहाँ पर पुट कर दो, क्या आएगा देखो जरा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास 3x स्क्वायर, 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू dx बाई dt का वैल्यू 5, ठीक है।
तो इसको जब सॉल्व करो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 100 और ये हो गया 5, 5 3 से 15 और ये हो जाएगा 1500। क्या हो गया ये 1500 हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसका जो यूनिट है वो आपको जरूर लिखना। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि आपको पूरा ही आंसर कैंसिल कर काट दिया जाए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या? सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझो, आइडेंटिफाई करो कि पूछा क्या जा रहा है और गिवन क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें गिवन है उनको आपको लिखना है, जो चीज पूछी जा रही है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक, दूसरा काम आपको ये करना है कि उसके अंदर आपको फंक्शन बनाना है। ठीक है, यानी कि आपको लेट करना है कि साइड एक्स, साइड क्या है, वॉल्यूम क्या है। जैसे हमने यहाँ पर साइड को एक्स लेट किया तो dx by dt लिख पाए। अगर यहाँ पर आप साइड को लेट ही ना करते कि साइड x है तो dx by dt लिखने कोई वैल्यू मतलब ही ना बनता। ठीक है, तो हमने इस तरीके से किया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जो चीज पूछी जा रही है उसका हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर उसका डिफरेंशिएशन किया और सॉल्व करके जब आप आंसर लेके आओगे, वैल्यू पुट करके जब आंसर लाओगे तो लास्ट काम ये रहेगा आपके पास। जो पांचवा काम है वो है उसका यूनिट लिखना। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरीके से लिखेंगे तब हमारा ये आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं बेसिक सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में हर साल आता है और अच्छे मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम पहले तो ये सब हटा देते हैं। अब एक देखो क्वेश्चन अच्छा सा बताते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से 2 से 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक, कि अगर ये एक 4 मीटर लंबा क्या है, एक स्ट्रीट पोल है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट का मान लो कोई पोल है, यहाँ पर एक आदमी है 1.6 मीटर हाइट का, इस पोल की हाइट है 4 मीटर। अब इस आदमी की जो शैडो होगी, भाई लाइट से शैडो यहाँ पर बन रही होगी। ठीक है, तो उस शैडो की लेंथ क्या होगा, इस आदमी की यहाँ पर शैडो बन रही होगी, है ना। ये आदमी है, लाइट पोल से दूर जा रहा है। ठीक है, और अगर हम आपसे यहाँ पर एक चीज और बोल दें कि इस आदमी की जो स्पीड है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो व्यक्ति है वो 4 मीटर लंबे एक स्ट्रीट पोल से, ठीक है, क्या हो रहा है, 3.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ठीक, देन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसकी जो शैडो है वो किस रेट से बड़ी हो रही है। ठीक है, यानी कि इसकी शैडो की लेंथ किस रेट से बढ़ रही है, आपको ये बताना होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ये लेंथ है, ये वाली आदमी से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है ये है इसके शैडो की लेंथ। ठीक है, ये लेंथ क्या है, इसके शैडो की लेंथ है। ठीक है, स्पीड दे रखी है ना। स्पीड का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर पोल से लेकर के आदमी तक की डिस्टेंस आपको नहीं बताई गई है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है x। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो किस स्पीड से चल रहा है, वो स्पीड से चल रहा है 0.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो x है, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको गिवन है, dx by dt आपको गिवन है 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर देखो इस डिस्टेंस को और मान लेते हैं इसकी शैडो की डिस्टेंस जो है वो क्या है, y। ठीक है, जितना भी आप मानोगे वो सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखोगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड द पोल is x and the length of man's shadow। ठीक है, ऐसे लिखोगे is y। ठीक, ऐसा लिखने के बाद ही हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हो इसलिए आपको क्या करना है, सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद यहां से इसके टॉप को मिला दो। ठीक है, तो आपको क्या होगा, 2 सिमिलर ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। जब आप यहां से इसके टॉप को मिला दोगे तो आपको 2 सिमिलर ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। पहला ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है।
ठीक है। इसको नाम दे सकते हो आप ए बी सी डी और ये ई हो गया, ठीक है। इन दोनों सिमिलर ट्रायंगलों में आप सिमिलैरिटी का यूज करके इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो बताते हैं आपको। ये बड़ी वाली साइड अपॉन ये छोटी वाली साइड, जिसके जिसके हमको पैरामीटर्स गिवन है उन्हीं को तो रखेंगे यहाँ पर। ये बड़ी साइड, ये छोटी साइड, फिर ये बड़ी साइड, फिर ये छोटी साइड, ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। ट्रायंगल, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे क्या कि ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी और सी सिमिलर है किसके, ई डी और सी के, ठीक है। ई डी और सी के सिमिलर है, ठीक। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है देन हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये बड़ी वाली साइड अपॉन ये ए बी अपॉन ई डी, ठीक है। इसका जो रेशियो है वो इक्वल होगा इस बड़ी वाली साइड अपॉन इसके, ठीक है। यानी कि सी बी अपॉन सी डी के, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं किसके थ्रू, इस सिमिलैरिटी के थ्रू, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो सिमिलर और सिमिलैरिटी और ट्रायंगल के बारे में क्लास 10 में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, इसका वैल्यू है 4, तो यहाँ पे पुट करोगे 4 अपॉन इसका वैल्यू क्या है 1.6 इज इक्वल सी बी। ये पूरी साइड की जो लेंथ है वो क्या है, x प्लस वाई हो जाएगी ना, क्योंकि ये x है ये y है, तो ये हो गया x प्लस वाई अपॉन सी डी। क्या है, सी डी जो है वो सिर्फ y है, ये क्या है, सिर्फ y है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमें आखिर फाइंड क्या करना है, ये तो हमने निकाल लिया है, पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इसकी जो शैडो की लेंथ है, यानी कि लेंथ किसकी पूछ रहा है, y की, वो किस रेट से बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि dy बाई dt पूछा गया है। भाई यहाँ पर क्या है, इसकी जो वो स्पीड है वो कैसे है, मीटर पर सेकंड में गिवन है, ठीक है। सारी लेंथ क्या है, मीटर में है। किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर लिखा है, टाइम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जितना जितना वो आगे बढ़ता जाएगा उसकी शैडो की लेंथ भी उतनी ही लंबी होती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि dy बाई dt पूछा गया है, ठीक। टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी शैडो की लेंथ कितनी लंबी होती जाएगी ये पूछा गया है, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले इसको हम रफ करके फिर सॉल्व करके बताते हैं आपको, है ना। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी इजी लग रहा होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो अब जब इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। यहाँ पर भेजो इसको, तो ये हो गया 4y, इसको इधर भेज दो तो 1.6x प्लस 1.6y, ये हो गया। इसको यहाँ लाके सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बचेगा 2.4y इज इक्वल टू 1.6x। तो यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 2.4 और ये आ गया, है ना। यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 8 2 जा 8 3 जा, तो y इज इक्वल क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2/3x, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, बोथ साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तभी तो हमको dy बाई dt मिलेगा और हम dx बाई dt का यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन बोथ साइड करोगे, ये हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू, ये 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, x हो जाएगा dx बाई dt हो जाएगा, ठीक है। x का क्या हो जाएगा, dx बाई dt। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो dy बाई dt इज इक्वल टू 2/3 इंटू dx बाई dt का वैल्यू क्या है, 0.3, ठीक है। 0.3 कैसे निकाला था वो आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया, ठीक है। इसका पॉइंट हटाओ नीचे, 0 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर आओ क्या आ गया 5, तो 1/5, ठीक। इसको लिख सकते हो 0.2, क्या लिख सकते हो 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या आया, 0.2 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। ये है हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसको इस तरीके से करना है, लास्ट में आपको यूनिट जरूर लिखनी है। यहाँ पर 0.2 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि जिसकी शैडो की लेंथ है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड की रेट से क्या हो रही है, लेंथनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, एक छोटा सा क्वेश्चन है एग्जांपल के तौर पे, जो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के अंदर बताया गया है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो वो किस तेजी से यानी कि किस स्पीड से बढ़ रही है, पहली क्वांटिटी में चेंज होने पर दूसरी वाली क्वांटिटी किस स्पीड से बढ़ रही है या घट रही है, ये हम देखते हैं किसके अंदर, इस वाले टॉपिक में यही हम पढ़ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर फंक्शन जो है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग डिफरेंशिएशन सॉल्व करते होगे
तो y के इक्वल में कोई एक ऐसा फंक्शन जो x पर डिपेंड करता है, ठीक है, y के इक्वल में कोई एक ऐसा फंक्शन दिया होता जो x पर डिपेंड करता था, ठीक है, तो x में कैसे मतलब x की वैल्यू में कोई भी चेंज अगर होता है तो y की वैल्यू कितने स्पीड से बढ़ रही है या फिर घट रही है, ये हम कैसे दिखाते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाते हैं, है ना। जब हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड करते हो तो y की वैल्यू फाइंड करते हैं कि x के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से चेंज हुई, ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन का मतलब। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करके ही फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो आज के इस लेक्चर के लिए हम आपके लिए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए। अभी हमने आपको इसका बेसिक बताया, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है अभी भी कि इसमें कुछ डाउट है, अगर लग रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के अंदर कुछ ऐसा जो आपको ना समझ में आया हो, ठीक है, देखो इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के क्वेश्चन किस किस के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल, हम पहले तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा। देखो ज्यादा तो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर मिलेंगे क्वेश्चंस। फिर उसके ऊपर क्यूब मिल सकता है आपको, ठीक है, कोन वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और ये पोल और मैन एंड पोल, ठीक है, लाइट पोल एंड मैन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी सारे पूछे जाते हैं। सर्किल के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, सर्किल के ऊपर आ सकता है और स्फीयर के ऊपर आ सकता है, ठीक है। इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इनको आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको सिर्फ क्या जानना की जरूरत है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है और उसके मीडियन के बारे में, क्योंकि मीडियन के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो देखो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है, ठीक है, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है, तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होता है, वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये एरिया हो गया। इसकी हाइट की बात करो, ये इसकी हाइट और मीडियन सेम होता है, ठीक है, हाइट कर दो या फिर मीडियन बोल दो, दोनों ही सेम होता है, ये होता है √3/2 इंटू ए, ठीक है, ये क्या होता है √3/2 और ए, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक और चीज है, इसकी हाइट और इसके जो इसमें साइड में एक रिलेशन होता है, वो होता है h² = 3/4 a², ठीक है। इस रिलेशन के थ्रू आप काफी सारी चीजें सॉल्व कर पाओगे अगर मीडियन पर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। अब अगर आता है क्यूब के ऊपर क्वेश्चन, तो क्यूब में ज्यादा कुछ नहीं है, क्यूब में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की बात करेगा, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। क्यूब में ज्यादातर वॉल्यूम की ही चर्चा होगी, ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, साइड क्यूब, अगर साइड एक्स है तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और क्यूब के बारे में बेसिक चीजें तो आपको पता ही होंगी, क्लास 10 में बहुत सारी चीजें बताई जाती है, ठीक है। अगर कोन के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या होगा, कोन का वॉल्यूम आपको पता होगा, कोन का जो बेस होता है उसका एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। कोन का जो बेस होता है वो एक सर्किल होता है और सर्किल का एरिया क्या होता है πr², ठीक है। तो सर्किल का एरिया हो गया, ये कोन का बेस हो गया, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है, πr²h। इसके सरफेस एरिया के ऊपर क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं आते हैं ज्यादातर, अगर आते भी हैं तो उसका सरफेस एरिया भी आप कर पाओगे, ठीक है, πrl लगा करके कर सकते हो। लाइट पोल एंड मैन, इसके लिए आपको सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। लाइट पोल और मैन वाले क्वेश्चंस के अंदर सर्किल बता दिया, उसके बाद आते हैं स्फीयर के ऊपर, ठीक है। जब कभी भी स्फीयर का क्वेश्चन आएगा तो वॉल्यूम से रिलेटेड ही आएगा, इसमें आपको रेडियस गिवन होगी और वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ ये होता है, ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। और स्फीयर का जो वो है सरफेस एरिया वो 4πr² हो गया, ठीक है। इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया 4πr², ठीक। स्फीयर के बाद अगर हेमिस्फीयर की बात करता है, किसकी, हेमिस्फीयर का कोई अगर क्वेश्चन आता है बाई चांस, ठीक है, हेमिस्फीयर के अंदर भी आप लोग जब वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम 2/3 πr³ कर दोगे, ठीक है। देखो स्फीयर की खासियत क्या है कि इसका जो सरफेस एरिया है और जो टोटल सरफेस एरिया है वो दोनों ही 4πr² होता है, लेकिन हेमिस्फीयर के अंदर ऐसा नहीं है। हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो आप लिखोगे 2πr² और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, वो लिखोगे 3πr², ठीक है। हेमिस्फीयर के लिए ये चीजें हैं। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो अगर आपको रिकॉल
होंगे तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको एक बार नोट कर लो, ये आपका रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, कि क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर यही चीजें पूछी जाएंगी, तो हमने आपके सामने पहले ही रख दी है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चंस की एक लिस्ट है, दिखाते हैं आपको ये। ठीक है, यहाँ पर हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हुए हैं, काफी सारे हैं हमारे पास, लगभग 1 2 3 पेजेस के अंदर है और लगभग 10 से ऊपर क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आज के इस लेक्चर में ही हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे आपके साथ में। हम यहाँ पर क्वेश्चन रीड करेंगे, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख जाएगा, आपको भी क्वेश्चन वहां पर रीड करना है और हमारे साथ में ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखो, और सबसे पहले तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इस लेक्चर को पहले समझ लो, अच्छे से समझने के बाद सॉल्व करोगे ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब इस सब को हटाते हैं यहाँ से, अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के टॉपिक में, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की। ठीक है, तो देखो यहां से सब कुछ हटा देते हैं और लिखेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो देखो हमारे पास जो आज की इस लिस्ट के अंदर पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हम वो अब कराने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम रीड करेंगे, आपको भी स्क्रीन पर यहाँ दिख जाएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। ठीक है, देखो लिखा है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, और कह रहा है एट व्हाट रेट इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है। क्वेश्चन के अंदर देखो गिवन क्या है, गिवन है कि साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड इक्वल हो। ठीक है, लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए। ठीक, तो कह रहा है कि साइड रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ साइड कितना है हमारे पास, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, इसकी साइड के इंक्रीज होने का रेट दिया गया है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब है कि dA/dt गिवन है, कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको ये गिवन है। ठीक है, हमने यहाँ पर x की जगह पर a रख लिया है। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर x रखो तो dx/dt आ जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है कि एट व्हाट रेट इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग, कि किस रेट से इसका एरिया जो है वो इंक्रीज करेगा व्हेन द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, जब इस ट्रायंगल की जो साइड है वो 15 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि व्हेन a इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन इस कंडीशन पे आपको इसका एरिया यानी कि dA/dt फाइंड करना है। ठीक है, एरिया को हम कैपिटल A से दिखाते हैं। ठीक है, तो dA/dt फाइंड करना है जब इसकी साइड क्या हो, 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, हमने अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आपको बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला आपको बताया, और बात किसकी करी, एरिया की, इंक्रीजिंग ऑफ एरिया की बात कर रहा है ना, कि इसका जो एरिया है वो किस रेट से बढ़ेगा जब इसकी साइड 15 सेंटीमीटर होगी तब। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर आप क्या करोगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखोगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड हमने ए मानी है ना, तो हम यहाँ ए ही लिखे हैं। ठीक, अब यहाँ पर इस एरिया को आप दिखाने के लिए कैपिटल ए का यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमको dA/dt चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन बोथ साइड जब करोगे तो ये हो जाएगा dA/dt इज इक्वल √3/4, तो बाहर हो गया। a का जब करोगे डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 2a, और a का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा dA/dt। क्या हो जाएगा, dA/dt हो जाएगा। ठीक है, 2 to the 4 यहाँ पर क्या आएगा, अब आएगा dA/dt इज इक्वल टू √3/2, और a है, इसके बाद में dA/dt है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइड कितनी पूछा है, एरिया हमको बताना है जब इसकी साइड 15 सेंटीमीटर हो जाए तब, है ना। तो dA/dt का वैल्यू आपके पास ये है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर रख दोगे तो ये है 3/2 इंटू a का वैल्यू क्या है 15 है, इंटू
डी ए बाई डी टी का वैल्यू क्या 3 है, ये हो गया। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 45/2 यानी कि 22.5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया का जो यूनिट होता है वो आपको रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपको लगाना, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में है। यही हमारा आंसर है, ये हो गया 45/2 22.5√3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बेसिक है और बहुत इजी है, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने होगा। देखो क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि किसी एक सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ, यानी कि किसी एक पॉइंट पर जब उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, जो उसके बढ़ने का रेट है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, लेकिन जब उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी देन उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, हमको ये बताना है कि किस रेट से उसका एरिया इंक्रीज कर रहा है, वो हमको आंसर लेकर के आना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि सर्किल का बताया गया है, सर्किल के जो रेडियस के चेंज होने की रेट है वो हमको दे दी गई है, और एरिया के बारे में पूछ रहा है जब उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। देखो कोई सर्किल है, ठीक, इसकी जो रेडियस है ये आर। ठीक, चेंज इन रेडियस को कैसे दिखाओगे, तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लिखोगे लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए आर। आर है ना, क्योंकि यहां पर हमने एक्स तो लेट किया नहीं है, आर है। देन गिवन क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि डी आर बाई डी टी जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और जब इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, जब इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी, मान लो 2 है तो सर्किल इतना बड़ा है, 3 हो जाएगी तो सर्किल और बड़ा हो जाएगा, 4 हो जाएगी तो सर्किल और बड़ा हो जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा, है ना। इसका क्या होगा, एरिया बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा। तो हमको बताना है व्हेन r इज इक्वल टू सेंटीमीटर, देन इसका एरिया हम दिखाते हैं ए से, तो चेंज इन एरिया बताना ना, एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि dA बाय dt बताना है। ठीक, ये बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास, मेरे ख्याल से समझ रहे होगे किस तरीके से होगा। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर सर्कल के इज इक्वल यहाँ लिख देना, कैपिटल ए से दिखा रहे तो कैपिटल ए इज इक्वल पाई आर स्क्वायर लिख दो। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन बोथ साइड, ये हो जाएगा डी ए बाय डी टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का करोगे तो 2r, और r का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी, ये हो जाएगा, है ना। अब डी ए बाई डी टी इज इक्वल, ये लिखा है पाई, पाई का वैल्यू ना रखो, यहाँ पर पाई है 2, और रेडियस कितनी हो तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू गिवन है 3। ठीक है, तभी तो पूछ रहा था एक वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया 4 to 12, तो ये आ गया 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो देन उसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्किल वाला क्वेश्चन है जिसको इस तरीके से सॉल्व किया, बेसिक है, इजी है, अच्छा लगा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखो यहाँ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, यानी कि रेडियस के रिस्पेक्ट में ही एरिया का चेंज बताना है, और रेडियस दे दी गई है, जब रेडियस 3 सेंटीमीटर हो देन हमको बताना है कि इसका जो एरिया है वो किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है,
तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कह रहा है कि जो सर्किल है उसकी रेडियस आर पर डिपेंड करता है उसका एरिया। ठीक है, जो आर है उसी के रिस्पेक्ट में उसका एरिया का चेंज हमको बताना है, और आर का वैल्यू हमको कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, यानी कि जब आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो तब डी ए बाय डी आर, ठीक है, क्योंकि हमको रेडियस के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करना है इसका वैल्यू। ठीक है, ऊपर लिख सकते हो लेट द रेडियस ऑफ, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ द रेडियस, ठीक है, लेंथ ऑफ द रेडियस इज इक्वल आर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। ठीक, ये हो गया। तो डी ए बाई डी आर फाइंड करना है। अब आप लोगों को पता होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर इन बोथ साइड, यहां हो जाएगा डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप पाई और आर स्क्वायर करोगे डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में तो 2r हो जाएगा। यहाँ पर डी आर बाई डी टी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर, है ना। अब रेडियस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, तो रख दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 है कि 3 है, 3 है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पाई 2 इंटू यहाँ पर हो गया 3, तो ये हो गया 6 पाई, क्या हो गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि सेंटीमीटर में रेडियस है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या होगा, एरिया में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि बेसिक का ही एक पार्ट है। ठीक, हम आते थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बहुत इजी था। अब इसको हटाते आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखा है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो स्फीयर पर क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है आप लोग को ध्यान देना होगा स्फीयर क्या होता है। ठीक है, कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर इसकी रेडियस आर है, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, देन हमको दिया गया है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, गिवन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, लेट द रेडियस इज इक्वल आर, देन गिवन क्या है, गिवन है हमको चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका जो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो है 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और कहा गया है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि जब इसकी रेडियस क्या हो, व्हेन आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो, देन सरफेस एरिया को अगर हम एस से दिखाते हैं तो ds बाय dt का वैल्यू पूछा गया है। और स्फीयर के अंदर आपको पता है कि सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही सेम होता है, तो दोनों ही हम उसी तरीके से रखेंगे 4 पाई स्क्वायर की हेल्प से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि रेडियस इसके हमने लेट कर लिया कि r है, चेंज इन वॉल्यूम गिवन है, dv बाई dt का वैल्यू क्या है, 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब r का वैल्यू 2 हो तो इसके सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है। कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, जिसको हम यहाँ पर कैपिटल S से दिखा रहे हैं, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ds बाय dt, ठीक है, इज इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर का करोगे डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2r, और r का दोबारा से यानी कि dr बाय dt। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर dr बाय dt का वैल्यू नहीं मिला हुआ हमको सिर्फ और सिर्फ dv बाय dt का वैल्यू दिया गया, dr बाय dt का वैल्यू नहीं दिया गया। कैसे करेंगे, देखो, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम तो पता है ना, चेंज इन वॉल्यूम तो पता है। ठीक है, वॉल्यूम या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसको हम v से दिखा सकते हैं, इज इक्वल टू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ठीक है,
जब इसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे इन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dv बाई dt। क्या हो जाएगा? dv बाई dt इज इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन कर दो 4/3 पाई बाहर, r क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर और dr बाई dt। यहां से हम dr बाई dt का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो dr बाई dt को यही रखना है, ये 3 से 3 कैंसिल, जितने ऊपर वाले सब नीचे चले आएंगे। ठीक है, सब कहाँ चले आएंगे? नीचे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा dv बाई dt इंटू में 4 पाई r स्क्वायर, ये क्या चलेगा अपॉन में, क्योंकि हम इसको यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया dr बाई dt। ठीक है, dv बाई dt का चाहो तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, वैसे कोई अभी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से dr बाई dt का वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू है 3, तो 3/4 पाई r स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। dr बाई dt का वैल्यू आ गया। अब जब ये आ गया तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था? ds बाई dt था, यानी कि सरफेस एरिया। तो ds बाई dt इज इक्वल, क्या करोगे? ds बाई dt में क्या 4 पाई, जो भी कुछ दिया गया है उसको पहले तो यहाँ नोट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 4 टू 8 पाई r, 8 पाई r और dr बाई dt। ठीक है, अब dr बाई dt का वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दो। जब यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा है 8 पाई r इंटू में dr बाई dt का वैल्यू 3/4 पाई r स्क्वायर, तो 3/4 पाई r स्क्वायर ये हो गया। जो कैंसिल हो रहा काट दो, तो यहाँ पे देखो पाई से पाई कैंसिल, ये 4 यहाँ पे लिखा रहेगा, r से एक r कैंसिल, एक r बचेगा, 4 टू 8। ठीक है, तो ऊपर क्या 2 इंटू 3 यानी कि 6 अपॉन में, यहाँ पे एक r बच रहा है सिर्फ। ठीक है, तो 6 अपॉन r, r का वैल्यू क्या था 2। जब r का वैल्यू 2 सेंटीमीटर होता है हमको फाइंड करना था ना सरफेस एरिया का वैल्यू, तो 6 अपॉन 2 जो कि हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर ds बाई dt का वैल्यू क्या आ गया? ds बाई dt का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमको गिवन क्या था? हमको गिवन था यहाँ पर वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम गिवन था। ठीक है, और हमसे पूछा गया था चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक, और हमको दोनों ही चीजें पता है कि स्पेयर के अंदर, किसी भी स्पेयर के और सर्किल की बात करेंगे, मतलब स्पेयर की अगर बात करेंगे तो इसकी रेडियस जो है, ठीक, उसी पर डिपेंड करता है वॉल्यूम और उसी पर डिपेंड करता है सरफेस एरिया। यानी कि रेडियस अगर चेंज होगी तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जो क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो पहली क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी का भी वॉल्यूम जो है, मतलब दूसरी क्वांटिटी का भी जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और हमारे पास अभी काफी सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमने लगभग अभी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम बेसिक के लेक्चर के लिए इतना काफी है, इतना ही रखते हैं, क्योंकि लेक्चर काफी लेंदी हो गया और ज्यादा लेंदी लेक्चर बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे देखते नहीं है। ठीक है, तो हम अभी इस लेक्चर को छोटा ही रखते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के जो बाकी क्वेश्चन है, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 है, जिसमें से हमने 4 आपको करा दिए हैं, तो बचे कितने 10। तो 10 क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, और हम इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर काफी लेंदी हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, नए एससी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मौज करो। और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, उसमें हम सारे P/Qs कराने वाले हैं जो इस टॉपिक पर पूछे गए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।